का हम स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ये चैप्टर एक्चुअली नहायत ही आसान चैप्टर है, बट अगर नहायत ही आसान जब होगा अगर आप इसको अच्छे से समझोगे। और आपको 3 काम करने हैं चैप्टर ख़त्म होने के बाद। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको रिवाइज़ करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो मैं PDF दूँगी उसको रिवाइज़ करना है। प्लस आपको करना क्या है, प्लस आपको करना है इसके इंडेक्स क्वेश्चन। यस, इंडेक्स क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभार आपके जो प्री बोर्ड्स होते हैं ना उसमें भी वो ऐसे उठ के आ जाते हैं। ठीक है, और बोर्ड्स में तो आते ही आते हैं। तो इंडेक्स क्वेश्चन आपको करना है। ओके, तो राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, इंडेक्स क्वेश्चन के बाद आपको NCERT के जो अपने क्वेश्चन एग्जाम्पल्स होते हैं ना उन वो करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको एक्टिविटीज़ देखनी है। ठीक है, एक्टिविटीज़ के जो साइड में ब्लू होता है ना, ब्लू ब्लू क्वेश्चंस होते हैं उसमें। ठीक है, वो सब पढ़ना भी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं आएंगे तो कमेंट में बताना, मैं आपके लिए एक्टिविटी के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी। बट इसमें जितनी भी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ना वो सारी मैंने शामिल की गई है, जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है और आएंगी भी। ठीक है, बाकी नेसेसरी है आपके अगर मंथली टेस्ट होते हैं, पीरियडिक टेस्ट उसमें आएंगी, तो वो इसलिए आप क्या कहते हैं सारी जो एक्टिविटीज़ है आप उसको रिवाइज कर लेगा। ओके, उसके बाद आप हमारे सबसे इम्पोर्टेंट आता है NCERT के क्वेश्चन आंसर्स। तो NCERT के क्वेश्चन आंसर आप करना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं भी NCERT क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊँ तो आप मुझे कमेंट में लिख के, मतलब कमेंट लिख देना, मैं उसको पिन कर दूँगी। ठीक है, जिसने पहले कमेंट किया इसके बारे में। ओके, तो देखते हैं कौन करता है। ठीक है, सो लेट्स बी स्टार्टेड। हम केमिकल इक्वेशन एंड उसके रिएक्शंस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको करना है कि आपको ना एलिमेंट्स के ना नाम याद करने, सिंबल कि हमको उनको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि मेरा मतलब ये है कि अगर हम लोग मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रहा हमारा, तो मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, है ना। सोडियम को हम Na लिखते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है कि हम किस एलिमेंट को किस नाम से, किस सिंबल से डिनोट करते हैं, क्योंकि आधे बच्चों को यही नहीं पता, तो आपको दिक्कत होगी इस चैप्टर में। बाकी ये चैप्टर एक्चुअली बहुत ही ईजीएस्ट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल चैप्टर है। ठीक है, सो हियर वी स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम अब्स्ट्रैक्ट को छोड़ते हैं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे क्योंकि वेरियस कैटेगरीज होती है हमारे केमिकल रिएक्शन में। फिर हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स। अब जितने भी हमारे रिएक्शन होंगे ना या उनकी उसकी चीज़ के हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। देन हम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करेंगे। अब यहाँ तो प्रैक्टिकल नहीं कर सकते कि हैंड टू हैंड जो एक्सपेरिमेंट होंगे ना उसको हम लर्न करेंगे। ठीक है, तो ये सब है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन कुछ इस प्रकार है, अगर पढ़ें तो अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ रिएक्टिव इनटू अ प्रोडक्ट through the breaking or a forming of a chemical bond. The representation of a chemical reaction using symbols formula known as chemical equations. अब देखो केमिकल रिएक्शन होता क्या है इसमें ये भी पता चल जाएगा, और इक्वेशन भी क्या होता है ये भी पता चल जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन होता है जब हमारे रिएक्टिव होते हैं ना। अब रिएक्टिव क्या होता है, तो देखो इस तरफ जो हमारे एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर जो चीज़ बनाते हैं, इस तरफ जो उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरफ जो दो एलिमेंट कंबाइन होंगे ना उसको हम रिएक्टेड साइड कहेंगे। क्या बोलेंगे, रिएक्टेड साइड बोलेंगे। ओके, और जिस तरफ हमारे जो बनकर यानी कंबाइन होकर आते हैं एक हमारा नया सब्सटेंस फॉर्म लेता है, या फिर ठीक है कंबाइन होकर जो भी सब्सटेंस फॉर्म लेता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं उसका। तो आपने सुना होगा ना, बोलते हैं कि हाँ भाई ये इस यानी कि अगर हम लेमन वाटर की बात करें तो नमक और नींबू और पानी को ये चीज़ होंगी, तो ये किस तरफ आएंगी, ये सिर्फ आएंगी रिएक्टेड साइड्स में। ठीक है, तो रिएक्टेड साइड में ये चीज़ आएंगी। बाकी अगर हमारा जब इन दोनों को कंबाइन, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो हमारा लेमिनेट वाटर बनेगा जो प्रोडक्ट का फॉर्म आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा केमिकल रिएक्शन जो इक्वेशन होता है वो लिखा जाता है रिएक्टेड साइड में। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या, ये होता है कि जब हमारा रिएक्टेड ना प्रोडक्ट बनता है थ्रू क्या ब्रेक डाउन होता है या फॉर्मिंग होता है नया केमिकल बाउंड, तब उसको हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट हम सिंबल से करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम हो गया तो Mg लिखेंगे, तो उसी तरह से हम सिंबल से इसको यहाँ इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अभी हमें पता चल गया ना केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन क्या होता है।
अब हम ये देखो, ये चीज़ को मैं यहाँ बता देती हूँ। पहले हमारे सिंबल जो फॉर्मूला होता है रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिएक्टर और जो प्रोडक्ट साइड होती है वो भी हमें पता चल गया। अब ब्रेक डाउन और फॉर्मिंग का क्या होगा, अब कोई चीज़ क्या होता है, एक एलिमेंट, जैसे अगर हम बात करें हम किसी हार से 2 कुंडल बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना, इसको हम हीट देंगे तो हम ये ब्रेक डाउन होगा 2 चीज़ों में, है ना, यानी कि हम जो भी कुंडल बनाएंगे तो उन चीज़ों में ब्रेक डाउन होगा। या फिर ऐसा होता है कि हम कुंडल से हार बना रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है ना। उसके बाद आता है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ट्रांसफर कर दे, यानी कि ट्रांसफॉर्म कर दे जितना भी हमारा कोर प्रोसेस होता है, कोर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को ट्रांसफॉर्म करने का प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि 2 सब्सटेंस है, उनसे कुछ बना कंबाइन होकर और एक नया एलिमेंट बना, तो उनको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म करके कोई नया एलिमेंट बना ना, तो उसी को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ओके, अब केमिकल रिएक्शन के भी कुछ होते हैं, मतलब टेक प्लेस केमिकल रिएक्शन कब, ऐसा हमें पता चलता है कि भाई ये कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ 2 चीज़ें होती है, सबसे पहले होता है एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक फिजिकल पी से डिनोट कर देती हूँ और एक केमिकल चेंज होता है। तो फिजिकल चेंज होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी एलिमेंट शेप चेंज हो सकता है, जैसे कि आप पानी ले लो, हम आइस ले लेते हैं, तो क्या होता है, हम पानी को अगर फ्रिज में कर देंगे सेटल होने, तो वो आइस बन जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है, कोई नया कंपाउंड तो फॉर्म नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि आपने यहाँ वाटर लिया था, ठीक है, और फ्रिज में रख दिया तो वो शरबत बन गया, ऐसा तो हुआ नहीं ना। मतलब सिंपल है, उसने ना अपना शेप चेंज कर लिया, यानी कि अपना सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, पर कोई भी अपना कोई नया एलिमेंट, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। मगर केमिकल रिएक्शन में इसमें उल्टा होता है। इसमें होता क्या है, हमारे 2 रिएक्शन से, 2 चीज़ों से, 2 एलिमेंट से ना एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, जिसका शेप भी अलग होगा। शेप डज नॉट मैटर, शेप तो दोनों में अलग हो सकता है, बट आपको क्या चीज़ करनी है यहाँ, जैसे आप कहोगे कि केमिकल इक्वेशन हमें कैसे पता चलेगा टेक प्लेस ले लिया है। सबसे पहले टेम्परेचर का चेंज होता है, या किसी सब्सटेंस, 2 सब्सटेंस मिले और एक कलर, नया कलर बन गया, तो कलर का चेंज आएगा। ठीक है, या फिर उससे गैस रिलीज होगी, तो ऐसी चीज़ों से हमें पता चलता है कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन ने टेक प्लेस ले लिया है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, तो ये मैं अगर आपको ना समझ आए तो मैं फिर से शॉर्टकट में बता देती हूँ। फिजिकल चेंज होता है जब कोई नई चीज़, नया सब्सटेंस ना बन रहा हो, ओके। और केमिकल चेंज हो रही है जब किसी 2 सब्सटेंस से कुछ नई चीज़ ना फॉर्म हो रही है, तो उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। ओके, तो यहाँ हमने ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये भी पढ़ लिया, केमिकल इक्वेशन भी पढ़ लिया, रिएक्टिव प्रोडक्ट्स भी पढ़ लिया और ब्रेक डाउन और फॉर्मिंग ये सब भी पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस का देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन, प्रिडिक्टिंग द आउटकम्स ऑफ द रिएक्शन, बैलेंसिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। अब होता क्या है ना कि हमारा इक्वेशन बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इक्वेशन बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है इससे हम अंडरस्टैंड कर पाए नेचर को, प्लस हम क्या कर सकते हैं, आउटकम्स को प्रिडिक्ट कर पाए। ओके, कि क्या कोई चीज़ कंबाइन होकर क्या बन सकती है। ठीक है, जिससे हम कोई गलती नहीं करें। जैसे हमें पता है कि अगर बारूद या कोई और चीज़ मिलाते हैं तो न्यूक्लियर बन जाएगा, तो हम वो गलती नहीं करेंगे, भाई न्यूक्लियर बन जाएगा, हमें पता है इस चीज़ का। तो इसलिए केमिकल इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है। अब आते हैं हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है। तो देखो, किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस ही होते हैं। अब तुम कहोगे बैलेंस क्या होता है, तो जैसे कि हमने लिया H, तो ये हमारा H है, H2। ठीक है, ये हमारा H2 है, प्लस हमारा यहाँ आ गया O, यानी कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिया तो यहाँ हमारा बन गया H2 और O। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा वाटर बन गया। अब इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन 1 है। तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई हमारे यहाँ भी बैलेंस इक्वेशन है, अब यहाँ भी बैलेंस इक्वेशन है। अब आप बोलोगे दीदी ये इक्वेशन हमारी इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब हमें ज़रूरी है कि यहाँ 2 हों तो यहाँ भी 2 हों। हाँ, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर तुमने कोई भी, जैसे आपने झुमके लिए हैं, जैसे सोने के झुमके हैं, ठीक है, और उसको आपने मेल्ट किया, यानी कि आपने उसमें हीट डाली और उससे हार बना लिया। वैसे इसका पॉसिबल नहीं, बट ठीक है, आपने हार बना लिया, क्योंकि झुमकों से हार नहीं बनता, बट फॉर एग्जांपल आपने बना लिया। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप हीट करोगे तो हमारा जो सोने का, यानी कि जो आपकी कुंडलों का वेट होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब ये सिंपल ये कहना चाहती हूँ मैं कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय, यानी कि जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास है वो हमें ये आइडिया देता है कि ना मास को हम बना सकते हैं और ना ही मास को ख़त्म कर सकते हैं। और जब ख़त्म नहीं कर सकते तो भाई इक्वेशन तो बैलेंस करनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर ये इक्वेशन गलत कहलाएगी। तो अगर आप कोई भी इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल ही दे रहे हो ना, तो उसमें भी आपकी इक्वेशन ना बैलेंस
बैलेंस होनी चाहिए, वरना आपका एग्जाम्पल भी नहीं माना जाएगा और पॉइंट्स भी आपके कट जाएंगे। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि इंट्रोडक्शन जो हमारा इंपॉर्टेंस केमिकल इक्वेशन की क्या होती है। तो यहाँ हमारा बैलेंस करना ज़रूरी होता है और हमारे अंडरस्टैंड करना पड़ता है इक्वेशन को, प्रेडिक्ट भी आउटकम्स होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि टाइप ऑफ रिएक्शंस किस कहते हैं। तो देखो केमिकल रिएक्शन ना कैन बी क्लासीफाइड इनटू सर्वाइवल टाइप्स। तो केमिकल रिएक्शन को ना सर्वाइवल टाइप्स में हम लोग क्या कहते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं। कैसे? तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है ना, अब होता क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब बहुत तरीके होते हैं। केमिकल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब ये कि किसी भी चीज़ को बनाने की, यानी कि कितना कोई भी केमिकल बन रहा है ना, तो उसके बहुत तरह टाइप होंगे। केमिकल ऐसे भी बन सकता है कि दो सब्सटेंस बनाए और एक सब्सटेंस बन गया उससे, तो वो भी केमिकल रिएक्शन आएगा। या ऐसा हो सकता है कि एक सब्सटेंस था, उसमें हमने हीट डाली तो ये ब्रेक डाउन हो के दो सब्सटेंस बन गया, तो ये भी एक रिएक्शन हुआ। या एक हो सकता है कि एक सब्सटेंस ज़्यादा ताकतवर था और दूसरा सब्सटेंस कमज़ोर था, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसकी जगह ले ली। अब ये जो ये वाला सब्सटेंस था ना, ये बेचारा अकेला हो गया और ये दोनों की जोड़ी बन गई, तो ऐसा भी हो सकता है। ये ऐसा हो सकता है कि ये दो लोग दो जोड़ी थी, अब इसको ये पसंद आ गया, ये को ये पसंद आ गया, तो ये दोनों आयरन्स इसके क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गए, तो ये भी हो सकता है। यानी कि बहुत तरह की इक्वेशंस हमारी फॉर्म हो सकती हैं, मतलब रिएक्शंस हो सकती हैं, इसलिए हम इसमें टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। अब सबसे पहला उसमें आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, निहायत ही आसान है। ठीक है, तो इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू या मोर सब्सटेंस होते हैं, कंबाइन करते हैं फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि दो लिखा है तो दो ही होगा, दो से मोर भी लिखा है मतलब दो से ज़्यादा भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। सब्सटेंस है ना कंबाइन होकर ना एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन ले, हमने हाइड्रोजन लिया, हमने प्लस ऑक्सीजन लिया, हमारा क्या एक सिंगल प्रोडक्ट बना, वो होता है हमारा H2O। तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना ना, तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें टू या मोर सब्सटेंस बनकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इसमें हमारा एक एग्जांपल आपकी एक्टिविटी के पहले पन्ने में इंट्रोडक्शन में ही आता है, मैंने यहाँ एक्टिविटी लगा दी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है कि हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, तो हमने ये देखो मैग्नीशियम एक रिबन ले लिया। ठीक है, अब हुआ क्या, हमने इसको ना सैंड पेपर से रब किया। ये मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है पर ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा सैंड पेपर है, आप देख लो इस तरीके से मेरा सैंड पेपर मैंने बना दिया। तो ये हमारा सैंड पेपर है, तो हमने सैंड पेपर से क्या किया, इसको रब किया। क्यों रब किया ये भी पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में जो आपकी एक्टिविटी थी, आपने जिसमें मैग्नीशियम रिबन को बंद किया था, उसमें आपने सैंड पेपर से इसको रब क्यों किया, इसलिए रब किया कि टू रिमूव ऑक्साइड लेयर, इसकी जो ऑक्साइड लेयर होती है ना, उसको रिमूव करने के लिए हमने इसको मैग्नीशियम को और हमारे जो सैंड पेपर है ना उससे हमने रब किया। ठीक है, अब आता है हमने उससे रब कर लिया, देन हमने क्या किया, जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है ना उसको बर्नर से हमने इसको बर्न किया। अब हुआ कि आपको पता है ना, हमारी सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन तो होती है, इन्वायरमेंट में हमारी ऑक्सीजन है, ये बेसिक है कि इन्वायरमेंट में हमारी ऑक्सीजन होती है। तो अब जब मैग्नीशियम बर्न हुआ है ना, तो वो किससे रिएक्ट होगा, सिंपल है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से तो रिएक्ट नहीं होगा ना भाई, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, क्योंकि हम भी भाई उसको सांस ले लें तभी तो जिंदा है। तो ऑक्सीजन से जब रिएक्ट हुआ ना हमारा Mg, जिसको हम मैग्नीशियम को हम Mg लिखते हैं, तो ये क्या बन गया, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये भी एक हमारे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, तो इसलिए मैंने इस एक्टिविटी को यहाँ लगाया था, क्योंकि ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, यह इक्वेशन भी बैलेंस है, तो आप ये भी एग्जांपल दे सकते हो, कोई एग्जांपल आपको याद नहीं आता है तो। और ये एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो मैं बाकी जो चीज़ें या एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन की दूंगी, उससे पहले मैं बता देती हूँ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो जो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो एग्जिट, पहले बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद बताऊँगी इसका एक्चुअल है क्या मतलब। और एंडोथर्मिक को समझ सकते हो आप एंटर। ठीक है, तो अब आपको उसको अच्छे से समझ आएगा, इसको हम लोग कहते हैं एग्जिट। अब एग्जिट को हम कैसे मार्क करते हैं, रेड कलर से हम कर देते हो। ठीक है, तो ये हमारा एग्जिट होता है और हम ग्रीन को। ठीक है, तो ये एंटर होता है एंडोथर्मिक का। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि दीदी है क्या, तो जो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसमें हम हीट ना डाल रहे हूँ किसी भी कंबाइन को ब्रेक डाउन करने में या किसी भी प्रोडक्ट को कंबाइन करने में, और ज़्यादातर हम ना ब्रेक डाउन करने में ही तो यूज़ करेंगे। अब कंबाइन करने में कौन सी भाई तुम्हें लगता है कि कौन सा हमें हीट की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ को जैसे तुमने नमक या पानी मिक्स किया, तो उसमें क्या तुम हीट डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो ना। लेकिन वही बात अगर तुम बटर को मेल्ट करोगे, तो भाई उसको तुम गैस पे चढ़ाते हो कि हाँ भाई ये मेल्ट ऐसे होगा, खुद तो हो नहीं जाएगा, है ना, ये गर्मी से भी होगा, तो वो भी एक हीट ही है ना। तो इसलिए अगर हीट हमें देनी है, तो किसी चीज़ को हम ज़्यादातर ब्रेक डाउन करते हैं जब हमें हीट चाहिए होती है। तो एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होता है ना, अगर हम हीट को एंटर करते हैं,
तो वो क्या आता है, ज़्यादातर ब्रेक डाउन में आता है, और एक्सोथर्मिक आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है, उस चीज़ में आता है। तो अगर दो जैसे कंपाउंड ये ले लिया, हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और हमने लिया वाटर, अब ये दोनों क्या हुए, कंबाइन हुए, और ये इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, ये कार्बन हाइड्रो यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस इन्होंने ना क्या एक और चीज़ रिलीज की, वो होता है हीट। अब हीट को कोई केमिकल थोड़ी ना, हीट है मतलब गर्म भी है, जो हमारा रिएक्शन आया ना उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो हमें एक तो पता चलता है कि भाई ये एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ले चुकी है। दूसरा हमारा इस कौन सा रिएक्शन कह सकते हैं, इसको दूसरा कह सकते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और तीसरा रिएक्शन कहेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने एक्सोथर्मिक बताया था कि जब हमारी हीट एग्जिट होती है, हमारी हीट बाहर जाती है, एग्जिट होती है, क्या होती है, एग्जिट होती है, और ये एग्जिट ही हो रही है ना। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमने इन दोनों चीज़ों को मिलाते वक्त हीट का प्रयोग नहीं किया है ना। हमने क्या, जब ये दोनों प्रयोग बन गया ना प्रोडक्ट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि वो बन रही है, मतलब वो एग्जिट हो रही है। तो जब हीट एग्जिट होगी तो हम इसको एक्सोथर्मिक कहेंगे। एंडोथर्मिक कहेंगे जब हमारी हीट को हम किसी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, ब्रेक डाउन करने में किसी सब्सटेंस को, ठीक है। अब जो हमारा एक्सोथर्मिक हमने पढ़ लिया, एंडोथर्मिक पढ़ लिया, अब हम एग्जांपल मैंने इसके साथ कॉम्बिनेशन का भी समझा दिया आपको, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे हमारी एक्टिविटीज़ का। तो यहाँ हमने कॉम्बिनेशन ले लिया, कॉम्बिनेशन कैल्शियम ऑक्साइड है हमारा, H2O है, इनको हमने कंबाइन किया, देन हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पूछ सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर ये आपको रिएक्शन दे देगा और पूछेगा आपसे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, मगर क्या ये और कोई भी रिएक्शन हो सकती है, तो यस, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है, ठीक है। अब हमारा डीकम्पोजिट रिएक्शन पढ़ते हैं, और ये भी निहायत आसानी, ये ना एक्चुअली ना कॉम्बिनेशन रिवर्स का ना उल्टा है, रिवर्स है, इसमें ना रिवर्स गेम ज़्यादा है। एनीमे देखा होगा तो पता होगा आपको, ठीक है, इफ़ यू नो यू नो, ओके। तो ये हमारा इसमें रिवर्स ज़्यादा होता है, ठीक है। तो रिवर्स का इसमें बखेड़ा ज़्यादा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या था कि एक सब्सटेंस, 2-3 सब्सटेंस लिए, उससे हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट बना। इन जनाब का उल्टा है, इसमें होता क्या है, हमने एक सब्सटेंस लिया और इसको हमने ब्रेक डाउन होके किस में हो गया, बहुत सारे सब्सटेंस में हो गया, 2 या मोर सब्सटेंसेस। सिंगल प्रोडक्ट हमारा जो होता है वो 2 और मोर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, जब भी हम किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे ना तो वो खुद नहीं हो जाती है, कोई चीज़ खुद मेल्ट नहीं होगी, बटर खुद मेल्ट नहीं होता है, उसमें हीट यूज़ होती है। या खाना बनाते हो तो वो खुद थोड़ी ना वो हो जाता है ब्रेक डाउन, उसको हम खुद हीट या देते हैं ना, तभी वो चीज़ बनती है। तो अगर हम किसी चीज़ को ब्रेक डाउन कर रहे होंगे तो सिंपल उसमें हीट का या किसी भी चीज़ का उपयोग हो ही रहा होगा ब्रेक डाउन करने में। अब देखो हीट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो सकती है, लाइट यूज़ हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, है ना। तो हमारे जो डिकम्पोजिट रिएक्शन होता है ना, उसमें हमारे क्या होता है, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। ये ध्यान रखना, जब भी तुम्हें डिकम्पोजिट रिएक्शन की कोई भी इक्वेशन मिले ना, तो आँख बंद करके एंडोथर्मिक भी उसके साथ लिख देना, आपको मिक्स मतलब पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे, मतलब पॉइंट्स के लिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल आता है हमारा फेरिक सल्फेट। तो फेरिक सल्फेट एक हमारा सब्सटेंस है, उसको हमने हीट डाली तो ये किस में प्रोड्यूस हो गया, एक तो फेरिक ऑक्साइड में हो गया, सल्फर ट्राईऑक्साइड में हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड में हो गया। अब इसमें आता है हमारा, मैंने ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको एक चीज़ नहीं पढ़ाई, अगर हम लोग कार्बन जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसमें अगर हम CO2 अगर हम लोग इसमें फिर से करेंगे ना, ये CO2 अगर इसमें ऐड करेंगे ना, तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और ये कैल्शियम कार्बोनेट पता है किस में काम आता है, आप ज़रा अपनी NCERT की जब टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना, तो आपको येलो कलर का एक बॉक्स मिलेगा, उसको आप अच्छे से पढ़ना, तो आप इस क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दे पाओगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसको पढ़ना, क्योंकि ये आ जाता है आपके प्री बोर्ड में आ जाता है, बोर्ड में आने की संभावना कम है, पर प्री बोर्ड में ज़रूर आएगा, ठीक है। अब आ जाता है हीट कैल्शियम, जो हमारा अब करते हैं, इसमें हुआ क्या एक्टिविटी में, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। हमने फेरिक सल्फेट को हीट किया, हीट डाली, यानी कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हम इसमें हीट डाल रहे हैं, ना कि ये हीट निकल रही है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट हमारी एंटर हो रही है, एंटर को एंडोथर्मिक, ठीक है। तो हीट हमने एंटर की, देन हमारा फेरिक सल्फेट ब्रेक डाउन होकर किस में हो गया, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर ट्राईऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में। अब एक्टिविटी आती है जिसमें हमारा क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखो इसको हम यहाँ एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। तो डिकम्पोजिट रिएक्शन में हमारे फेरिक वाली हमने एक्टिविटी पढ़ ली, ठीक है, एग्जांपल पढ़ लिया। देन हमने ये कैल्शियम वाला पढ़ लिया, क्योंकि इसमें से ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। देन हमारे सिंगल जो कैल्शियम कंपाउंड है उसका भी पढ़ लिया हमने। देन हमने अब ये वाला मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि जब तक ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे तब तक आगे नहीं पढ़ाओगे, मतलब ये नहीं, इसके आगे जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ोगे तब तक आप समझोगे नहीं इसको, ठीक है।
तो हमने ये वाला तो पढ़ लिया था ट्राइऑक्साइड का, अगर इस पर हीट अप्लाइड होगी तो हमारा कैल्शियम। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई हीट जब भी हम किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं ना, बहुत चीज़ों से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर आप बटर को कर रहे हो, हाँ ठीक है बटर को कर रहे हो, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप उसको हीट ही करो। ये भी तो सकता है कि आप उसको धूप में रख दो तो वो मेल्ट नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो इसमें ना बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से हमें 3 तरीके पढ़ने हैं कि डिकम्पोजर रिएक्शन होता कैसे है। अब होगा कैसे, देखो 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिट रिएक्शन होते हैं। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिट रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिट रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिट रिएक्शन। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं, तो इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होगी, तो इसलिए मैंने कहा हाँ भाई इसको बस इस डेफिनेशन पहले बता देती हूँ। तो थर्मल डिकम्पोजिट रिएक्शन होता है जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं हीट टू ब्रेक डाउन कंपाउंड्स कॉमनली यूज इन लेबोरेटरीज। यानी कि हम ना थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तब यूज़ करते हैं जब हम किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं थ्रू हीट के। जब हीट होती है ना, यूज़ होती है किसी कंपाउंड में ब्रेक डाउन करने के लिए, तब हम उसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल में एच आता है तो आप समझ लेना हीट है भाई ये। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा, आपको ये तो याद हो जाएंगे, इजी है। अब होगा हमारा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल में होता क्या है, यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू डिकम्पोज सब्सटेंसेस ऑब्टेन इन इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करेंगे थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जैसे हमारा H2 हो गया पानी, तो उसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कर रहे हैं ना, तो उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कर रहे हैं, तो ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। क्योंकि भाई तुम अगर गर्म करोगे पानी को तो भाप निकलेगी, हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। और अगर तुम धूप में रख दोगे तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पानी गर्म होगा। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, नया तरीका है गर्म अलग अलग करने का। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा फोटोलिटिक डिकम्पोजिट रिएक्शन। इसमें होता क्या है, इसमें भाई हम अलग ही प्रमाण के, यानी कि इसमें हम ना धूप की बड़ी बचत कर रहे होते हैं। यानी कि इसमें हम ना लाइट एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे जो कंपाउंड होता है ना उसको डिकम्पोज कर, यानी कि डिकम्पोजिशन यानी कि ब्रेक डाउन करने के लिए, सिंपल। ठीक है, और ये ना फोटो केमिस्ट्री में यूज़ होती है, और ये लेबोरेटरीज में हो जाता है थर्मल वाला, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस में हो जाता है, MCQ के तौर पे आ जाता है, वैसे आता नहीं है तब, पर ठीक है फिर भी याद कर लो क्या चला जाएगा। ठीक है, तो पहले हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन की एग्जांपल देख लेती हूँ मैं। तो ये इसका हमारा एग्जांपल ये है। ठीक है, मैंने इसको बता दिया, फिर भी बता देती हूँ। हमने FeSO4 लिया, या हमारा ठीक है, हमने Fe2SO4 लिया, मैं लिख क्यों रही हूँ, मेरे पास है भाई एग्जांपल, तो मैं यहाँ लिखने पे आपको याद आ जाएगा। तो रुको, कुछ लोगों को सिंबल याद नहीं है, याद भी हो जाएंगे। तो हमने ये FeSO4 ले लिया। ठीक है, हमने FeSO4 ले लिया, तो हमने इसको हीट इसमें जब डाली, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है ना इसमें, हीट डाली, तो ये हमारी फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। तो हमने इसको ये फेरिक ऑक्साइड में ब्रेक डाउन हुआ, और सल्फर ट्राईऑक्साइड, क्योंकि यहाँ 3 है ना हमारे उससे, तो हम ट्राईऑक्साइड बोलेंगे। ओके, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड में हुआ, एंड देन सल्फर डाइऑक्साइड में हुआ। ओके, तो ये हमारे इस तरह से हीट हमारा जो ब्रेक डाउन होता है। देन आता है हमारा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक एक्टिविटी है अपनी, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पानी है ना उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ध्यान रखना, जो हमारे कैथोड में होता है और एनोड में, तो एनोड में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि कैथोड और हमारे जो एनोड है उसमें कौन सी मतलब गैस होगी, अगर उसमें ऑक्सीजन और इसकी बात हो रही है तब, ठीक है, ये मत लिख देना क्लोराइड होगी। ठीक है, तो एनोड में अगर आपको किसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो आपकी एनोड में हमेशा ऑक्सीजन आएगी और कैथोड में हमेशा हाइड्रोजन आएगी। अब देखो, बहुत एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि जो हमारी हाइड्रोजन को है ना, वो हमेशा यानी कि डबल क्यों है हमारे ऑक्सीजन से। तो एक बात सुनो, हमारा जो H2 है, हमारा पानी को क्या बोलते हैं, H2 बोलते हैं। अब जब हम इसको हीट कर यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो किस रेशो में आता है आपको पता है, यहाँ दिख रहा है ना कि हमारा H है ना वो 2 है और ऑक्सीजन हमारा 1 है। तो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो किस रेशो में होगा, हमारा जो हाइड्रोजन होगा वो 2 रेशो में होगा, इजिकल टू रेशो हमारा जो ऑक्सीजन होगा वो 1 रेशो में होगा। तो हमेशा जो हाइड्रोजन है ना वो 2:1 में होगा, हमारा जो हमारा वाटर है वो ब्रेक डाउन। तो सिंपल से पता चलता है कि भाई हमारी हाइड्रोजन की जो गैस होगी वो भी डबल ही होगी। तो कॉमन सेंस की बात है, एग्जाम्पल आ जाता है तो आप बता देना। ठीक है, अब आता है, हमने देखो ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिट रिएक्शन। इसकी मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की, मैं इसमें बता देती हूँ आपको। सिंपल देखो, आपने ना एक कटोरा ले लिया, हमारा चाइना कटोरा। ठीक है, इसमें आती है एक्टिविटी आपके प्री बोर्ड्स में आ जाएगी मंथली टेस्ट में। तो इसमें हमने वाइट का पाउडर लिया, उस वाइट पाउडर को पता है क्या कहते हैं, उसको वाइट पाउडर को कहते हैं हमारे सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड है, वो सिल्वर को Ag लिखते हैं, एस मत लिख देना तुम लोग। ठीक है, और क्लोराइड को Cl लिखते हैं। तो 2AgCl हमारा ये पाउडर है कुछ। अब हुआ क्या ना, पहले खिड़की बंद थी और फिर कोई चाची है उसने खिड़की खोल दी,
तो खोल दी तो यहाँ से प्रकाश आ रहा है धूप का, तो इसमें हुआ क्या, जब हमारी यहाँ लाइट एनर्जी की, मैंने आपको बताया ना लाइट एनर्जी यूज़ होती है यहाँ, तो फोटोलाइट में लाइट एनर्जी यूज़ हुई और ये ब्रेक डाउन होकर किस में हो गया 2Ag यानी कि सिल्वर में प्लस 2 क्लोराइड में। तो ये जब अलग अलग हो गए ना तो सिल्वर ने अपना रंग छोड़ दिया भाई। तो रंग क्या छोड़ दिया कि इसमें क्वेश्चन बनता है कि वाइट पाउडर किस कलर का फॉर्म हो गया, तो वाइट पाउडर हमारा ग्रे कलर का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हो गई। तो हमने जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं, मतलब हमने डिकम्पोजिट रिएक्शन पढ़ लिया। मैं फिर से रिवर्स बता देती हूँ, हमने डिकम्पोजिट रिएक्शन पढ़ लिया इसमें। ठीक है, तो उसमें क्या पढ़ लिया, थर्मल का पढ़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली, फोटोलाइटिक पढ़ लिया। ठीक है, अब ये तीनों पढ़ लिए, आपको डेफिनेशन याद होगी तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है। उसके लिए आपको रिएक्टिव सीरीज होता है ना, उसको पहले याद करना पड़ेगा। रिएक्टिव सीरीज क्या होती है, हमारा आ जाता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है हमारा कटरीना ने कार, हाँ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है हमारा फेरस जो हमारा आयरन है, जिसकी हमने एक्टिविटी अभी की है भाई। ठीक है, आता है हमारा रुको जिंक, फेरस, उसके बाद मैं एक में अच्छे से लिख देती हूँ, जिंक, ठीक है, फिर आता है हमारा लीड, शायद से है ना लीड, हाँ, Pb। तुम ना एक काम कर सकते हो, इसको ना मेटल जो नॉन मेटल अपना चैप्टर है उसमें ये रिएक्टिव सीरीज ना अच्छे से दी गई है, जिसमें सबसे पहले जो कंपाउंड होंगे यानी कि एल्युमिनियम तक ना जो हाई रिएक्टिव हैं वो हैं, उसके बाद हमारा बीच के जो Pb तक हैं शायद से वहाँ हमारे मीडियम है, और जो नीचे वाले रिएक्टिव है वो सब लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है, जो ऊपर से तुम लोग लाइन देखना, ऊपर से जितना नीचे आते जाओगे ना उसकी ताकत उतनी कम होती जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तब समझ आ जाएगा, ऊपर से जितना है उससे नीचे जितना आता जाएगा उसकी ताकत उतनी ही कम होती जाएगी, और जो सबसे ऊपर होगा ना उसकी ताकत सबसे सही होगी। ठीक है, तो ये ना रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद ज़रूर कर लेना तुम लोग ध्यान से। ठीक है, इसकी अगर एक्टिविटी तुम्हें चाहिए ट्रिक तो मैं आपको बता दूंगी, आप कमेंट में बताना। ओके, अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पूछ लेते हैं। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर कंपाउंड। अब डिस्प्लेस कैसे कर लेता है, क्योंकि जब एक एलिमेंट हमारा कमज़ोर होगा ना बेचारा, तो जो ताकतवर वाला होगा ना वो उसे डिस्प्लेस कर ही लेगा। तो इसमें हमारा एक एग्जाम्पल आता है कॉपर सल्फेट प्लस फेरस। तो हुआ क्या, हमारा फेरस चार्जर ज़्यादा तेज है हमारे कॉपर से, तो उसने क्या किया, उसने उसकी बंदी चुरा ली, मतलब फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर हमारा अलग रह गया। तो ये हमारा इसलिए फेरस सल्फेट और कॉपर बन गया। अब हमारी एक एक्टिविटी आती है, इसमें ना एक्टिविटी के दो काम है। एक तो इसमें हमें बताया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा होता है, और इसमें बताया कि हमारा हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी बताया। ठीक है, तो जिंक में होता क्या है, हमारे जिंक ग्रेनाइट ले लेते हैं कुछ, ठीक है, ग्रेनाइट, उसके बाद प्लस उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड जो हमारा HCl होता है ना, तो वो चीज़ होती है हमारी इसमें। ठीक है, तो HCl आपने अपने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, HCl हमारे जो पेट में होती है वही, उसी की बात हो रही है यहाँ। तो यहाँ HCl आती है हमारा एसिड, तो 2 लिखेंगे हम इक्वेशन, तभी आपकी वो होगी क्या कहते हैं बैलेंस। ओके, तो 2HCl। ठीक है, तो यहाँ हुआ क्या कि जिंक है ना हमारा हाइड्रोजन से ज़्यादा तेज निकला, तो जिंक ने क्या बना लिया, जिंक ने क्लोराइड ले गया। अब क्लोराइड ले गया तो प्लस हमारा हाइड्रोजन क्या हुआ H2, यहाँ हमारा 2 आ गया, तो जो हमारा हाइड्रोजन गैस हमारी निकली। अब जब हाइड्रो गैस निकली ना तो हमने ना क्या किया था, ये ना इसके साथ पाइप अटैच कर रखी थी, तो सीधा हमारी एक्टिविटी आपने देखा होगा उसमें ना एक टब होगा, उसमें पानी होगा, वहाँ हाइड्रोजन चली जाती है और बुलबुले उठाने लगती है। अब हम कैसे पता करेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कैसे पता करेंगे कि भाई हमारी हाइड्रोजन जा रही है, तो सिंपल हम एक बर्निंग कैंडल लेंगे। बर्निंग कैंडल मतलब जलती हुई भैया, वो कैंडल। ठीक है, तो जलती हुई कैंडल लेंगे और उसको उसके गैस के आगे रख देंगे, जहाँ ऊपर है ना जा रही होगी गैस, यहाँ टब होगा, यहाँ गैस जा रही होगी ऊपर ऊपर, तो यहाँ हम लोग अपनी कैंडल रख देंगे, तो वो पता है कौन सा साउंड करेगा, वो पॉप साउंड करेगा। और जब वो पॉप साउंड करेगा तो सिंपल पता चल जाएगा हमारा कि हाइड्रोजन गैस हमारी इससे डिस्प्लेस, यानी कि हमारी मतलब डिस्प्लेस कह रही हूँ, हमारी हाइड्रोजन गैस इससे इवोबुलेट हो रही है। ठीक है, तो इससे आप पूछ सकते हो, आप पे आ जाता है क्वेश्चन, प्री बोर्ड्स में आते हैं एक्चुअली ये। ठीक है, तो प्री बोर्ड्स में आपकी आ सकता है। ओके, तो उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ये वही है, कॉपर सल्फेट लिया, फेरस आया, ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर, जिंक था ज़्यादा रिएक्टिव था, तो ये हो गया। अब ये ना आपको तभी अच्छे से और याद होगा जब आप ना एक बार उसकी रिएक्टिव सीरीज पढ़ लोगे ना, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द आयरन्स ऑफ अ 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज हो जाते हैं
जैसे कि हमारा NO2SO4 प्लस हमारे BaCl, तो ये दोनों चेंज हो गए, क्या होगा BaSO4 और 2NaCl। अब हुआ क्या है ना, इसको ये पसंद आ गया, ये इसको ये पसंद आ गई, तो ये दोनों एक्सचेंज हो गए एक साथ, ठीक है। अब होता क्या है, जब एक्सचेंज हुए ना, जो हमारा बेरियम सल्फेट है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन के दो रिएक्शन है, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, दूसरा इसको जो प्रेसिपिटेट रिएक्शन होता है ना वो भी कहा जाता है। अब ये क्या है, अब ये होता है जब हमारा कोई इंसॉल्युबल सब्सटेंस होता है ना वो, तो उसमें हमारा जो इंसॉल्युबल सब्सटेंस होता है ना वो हमारा बेरियम सल्फेट बनता है, और ये वाइट कलर का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में की संभावना भाई इस चीज़ की कम है, मैं बता दूं, बोर्ड्स की संभावना इस चीज़ की कम है। बोर्ड्स में आपके ना कुछ अलग ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो NCERT बेस्ड होंगे, इतना डीपली नहीं पूछा जाता, और डीपली पूछा भी जाएगा तो ये तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, बच्चे इसको अच्छे से पहले से याद करके रखते हैं, ठीक है। तो अब आता है हमारा, हमने जैसे आपको बता दिया मैंने आपको कि यहाँ हमारा सोडियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड एक्सचेंज हुए, फॉर्म किया हमारा बेरियम सल्फेट जो प्रेसिपिटेट है, और ऑब्जर्व कर लिया रिएक्शन, तो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इजी है। डबल डिस्प्लेसमेंट ना डिस्प्लेसमेंट का ये बस आयरन एक्सचेंज दोनों हो जाते हैं, वहाँ एक होता है यहाँ दोनों हो जाते हैं, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का आइडेंटिफाइंग कैसे करें कंपाउंड को, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। रिडॉक्स रिएक्शन जिसका आपको इंतजार था वो बता देते हैं भाई। देखो जब वेन जो हमारी ऑक्सीजन ऐड होती है हाइड्रोजन रिमूव होती है, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। वाइल जो हमारी हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन हमारी चली जाती है उसको हम रिडक्शन कहते हैं। मैं फिर से समझाती हूँ, ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमें रिडक्स पढ़ने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है और रिडक्शन क्या हो रहा है। ऑक्सीडेशन से पता चल रहा है यहाँ O आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन हमारी ऐड हो रही है, प्लस जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ H लिख देती हूँ, हाइड्रोजन हमारा माइनस हो रहा है और जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारी ऐड हो रही है। बाकी यहाँ हमारा रिवर्स हो जाता है भाई, यहाँ हमारा थाला फॉर रीजन नहीं चलता, यहाँ हमारा रिवर्स हो जाता है। यहाँ हमारी H होता है ना वो हमारा क्या हो जाता है, ऐड होता है, प्लस हमारा क्या होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ना हमारा वो माइनस हो जाता है। अब ध्यान रखना किसी रिएक्शन में अगर हमारा हाइड्रोजन ऐड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं वो रिडक्शन नहीं है। किसी अगर रिएक्शन में हमारा ऑक्सीजन भी ऐड नहीं हो रहा है ना, मतलब वो माइनस हो रहा है, तो सिंपल वो भी रिडक्शन ही प्रोसेस कहलाएगी। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई हाँ बस इसी पे ध्यान देते हैं, तो इस पर भी ध्यान दिया करो थोड़ा सा, ठीक है। अब हम एक रिएक्शन के एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे कि हमारा जिंक हो गया प्लस ये मेरा आ गया H2Cl, ठीक है। तो हुआ क्या, ये हमारा जिंक हमारा हाइड्रोजन से ज़्यादा ही तेज है, आपको पता है कि, तो जिंक हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन को ले गया, क्लोराइड आ गया, ठीक है, प्लस हमारा हाइड्रोजन अकेला रह गया बेचारा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोजन आ गया। मैं एक मिनट बता देती हूँ, 2 मिनट, कितनी गंदी राइटिंग है यार, सच बता रहा हूँ मैं, सच बता रही हूँ, मेरे को पता नहीं चल रहा यार राइटिंग कैसे सुधारे, थोड़ा सा हम लोग सजेशन दो। तो मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, थोड़ा आसानी से समझ आएगा। तो ये देखो जिंक हमारा, ये जिंक हमारा ऑक्साइड, ठीक है, प्लस हमारा ये क्या आ गया, तुम लोग समझ तो रहे हो ना, मतलब राइटिंग थोड़ी समझ तो आ रही होगी। मैं फिर से समझा देती हूँ यार, मैं फिर से ज़्यादा लगता मुझे लगता है ज़्यादा तेज़ समझा रही थी, मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है जब हमारा ऑक्सीजन ना ऐड होता है, सिंपल है। ऑक्सीजन जब हमारा ऑक्सीजन ऐड होता है किसी में रिएक्शंस में, और हाइड्रोजन जब हमारा माइनस होता है, यानी कि हाइड्रोजन जब हमारा चला जाता है रिएक्शन से हट जाता है, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या कहेंगे, जब हमारा हाइड्रोजन किसी में ऐड हो रहा हो और प्लस और हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारा माइनस, यानी कि यहाँ से जा रहा हो वहाँ से हट रहा हो, तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, दोनों चीज़ें समझ लेंगे। ये हमारा जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। वैसे रिएक्शन जो मैं आपको एग्जांपल देने वाली हूँ वो गलत है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा एग्जांपल से समझ लेना, ठीक है। तो हमारा जिंक ऑक्साइड हो गया, प्लस हमारा ये आ गया हमारा H2Cl, ठीक है। अब मैं 2 आगे लिख देती हूँ, मैं पागल बन रही हूँ यार, सच बता रही हूँ। तो यहाँ मैं 2 आगे लिख देती हूँ, ठीक है। तो 2HCl बना देते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ रिएक्शन क्या हुआ, हमारा जिंक आपको पता है हाइड्रोजन से ज़्यादा तेज है, तो डिस्प्लेस कर दिया, तो जिंक हमारा बन गया H, हमारा Cl, सॉरी Cl, बचा हमारा O जिंक के पास, वो हमारे किस में आ गया, हमारे H2O में आ गया, H2, और ये आ गया हमारा O। अब इसमें देखो ध्यान से ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि यहाँ हमारा O था, यहाँ हमारा O नहीं है, तो जब हमारा O नहीं है तो वो क्या रिडक्शन कहलाएगा, तो ये क्या हुआ, ये रिडक्शन हुआ,
क्या हुआ, ये रिडक्शन हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। आर से मैं डिनोट कर देती हूँ। मैं फिर से समझाती हूँ। यह हमारा जिंक ऑक्साइड था, जब ये इससे रिएक्ट हुआ तो डिस्प्लेस होकर ये किसको, जिंक क्लोराइड बन गया, यानी कि इसमें क्लोराइड ऐड हो गया और हमारा ऑक्सीजन माइनस हो गया, तो ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब यहाँ देखिए तो हमारा ये HCl था, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बाकी जब ये इससे रिएक्ट हुआ जिंक से तो डिस्प्लेस होकर हमारा क्या, ओ ऐड हो गया। ओ ऐड का मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो यह हमारा ऑक्सीडेशन हो गया और रिडक्शन हो गया। अब इसमें एक चीज़ आती है कि रिडक्शन एजेंट, ठीक है, और ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजर एजेंट कौन है, ठीक है। तो देखो, अब इसके लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। कैसे, मैं बताती हूँ आपको, आपको पास्ट में कैसे जाना है। तो हम ना, हमें ये तो पता है ना कि ये भाई क्या है, ये हमारा हो गया था रिडक्शन, ये आ गया था हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब होता क्या है, हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। हमें पता है कि ये हट के रिडक्शन होकर क्लोराइड आ गए, लेकिन पहले तो उसके पास क्या था, ऑक्सीजन था ना। हमें यहाँ रिएक्टिव साइड पे ध्यान देना है, हमें प्रोडक्ट साइड पे ध्यान नहीं देना है। जिसके पास ऑक्सीजन होगा रिएक्टिव साइड पे, वो हमारा क्या कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन जो एजेंट होगा, ऑक्सीडेशन एजेंट, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं, ऑक्सीडाइज एजेंट होगा, हाँ। और जिसके पास हमारा H होगा वो हमारा रिडक्शन एजेंट होगा। तो हमें यहाँ ना रिएक्टिव साइड्स पे ध्यान देना है, थोड़ा पास में चले जाना, तो हम रिएक्टिव साइड्स पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमारा, मैं क्या लिख रही हूँ भाई, तो ये हमारा रिएक्शन एजेंट होगा, ठीक है। रिडक्शन क्या बोल रही हो यार, हाँ ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एजेंट होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा होपफुली, बहुत ही गंदा समझाया पर ठीक है, आपको आ गया होगा थोड़ा थोड़ा समझ में। प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, अगर आप मेरे उसके में डिस्क्रिप्शन दे दोगे तो उसको पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं, जिसका आपको इंतजार था, इक्वेशन को बैलेंस। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट साइड्स देखेंगे। द सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि जो सब्सटेंस फॉर्म होता है तो रिएक्शन का रिजल्ट में। रिएक्टिव साइड क्या होती है, द इनिशियल सब्सटेंस दैट अंडरगो द केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो सब्सटेंस जो रिएक्शन करवा रहे हों कंबाइन होकर, उन्हें हम रिएक्टिव्स कहेंगे। आपने मास कंजर्वेशन तो पढ़ा ही होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों अचीव है। अब सीधा हम पढ़ते हैं कि बैलेंस इक्वेशन कैसे करें। सबसे पहले हमें अनबैलेंस इक्वेशन लिखनी है, काउंट करना है कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं। हम कोफिशिएंट यूज़ करेंगे, यानी कि आगे 2 लगाएंगे या हम आगे 1 लगाएंगे उसके हिसाब से, और चेक करेंगे कि दोनों तरफ हमारे एटम्स है वो इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल देखो लगाए हुए, ये हमारा H है, यहाँ हमारा रिएक्टिव साइड्स पे देखते हैं और यहाँ हम प्रोडक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो रिएक्टिव साइड्स में हमारा H क्या है, 1 है, यहाँ H लिख लेते हैं। और यहाँ हम NO हमारा रिएक्टिव साइड्स में क्या है, 3 है। हमारा CA रिएक्टिव साइड्स में क्या है, हमारा CA रुक जाना 3, हाँ। हमारे CA रिएक्टिव साइड्स में 1 है। हमारा ऑक्सीजन रिएक्टिव साइड्स में क्या है, 2 है। और हमारा हाइड्रोजन रिएक्टिव साइड्स में दूसरा है, उसका है ना साथ में, तो हमने उसको अलग अलग कर दिया, तो वो भी 2 है, ठीक है। प्रोडक्ट साइज में देखें तो CA हमारा क्या है, 1 है। हमारा NO क्या है, 6 है, क्योंकि देखो ब्रैकेट में आ जाती है चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 2 6, तो ये हमारा 6 आ गया। प्लस हमारे जो H है वो हमारे 2 हैं। यहाँ हमारा जो ऑक्सीजन है ना वो हमारा 1 है। तो होता है, अब देखो एक चीज़, हमारा होता क्या है कि यहाँ है ना हमारा ऑक्सीजन, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये, क्योंकि हमें ये सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर दिख रहा है, तो ये हमारा 3 है यहाँ, और यहाँ हमारा कितना है, ये हमारा 6 है। तो हम 3 में ऐसा क्या करें, क्योंकि 6 में तो करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर और नंबर बढ़ाना पड़ेगा, तो हम 3 में से क्या करें कि हमारा 6 आ जाए।
तो आपने देखा होगा कि 3 के टेबल में क्या 6 आता है, हाँ आता है। तो 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, यस आएगा। तो 3 2 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 3 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ध्यान रखना कि पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि अब हमारा हाइड्रोजन भी 2 हो गएंगे। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गए, अब यहाँ भी हाइड्रोजन पहले से ही 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन तो पहले से 2 हैं तो यहाँ तो 4 हो गए ना। अब ये प्रोडक्ट साइड्स में देखें तो हमारा क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन सिर्फ 2 हैं, सिर्फ 2 हैं ना, हमें 2 और भी करनी है तभी तो 4 होंगे। यहाँ देखो, यहाँ 1 लिख देते, 2 और भी करेंगे तभी तो 4 होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिएक्टर साइज में 2, यहाँ ये देखो, तो ये क्या हो गए, हमारे 4 हो गए। तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, वो तो पहले से ही हमारे 2 से मल्टीप्लाई था ये वाला, ठीक है। ये वाला देखो रिएक्टर साइड्स में इक्वेशन में, तो यहाँ भी 2 हो गए, तो हमारी इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई। अब हमारा जब इससे मल्टीप्लाई हुआ हमारे 2, तो हमारे पूरी ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो गया है ना, तो हमारा ये भी 2 हो गया प्रोडक्ट साइड्स में, ठीक है। तो यह हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। बाकी जो रिएक्शंस है ना, आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। फिर मैं अगर जिसका गलत होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं इसको थोड़ा और डीपली पढ़ाऊँ अच्छे से, तो इस वीडियो में थोड़ा कवर होना मुश्किल है, इसलिए मैं आपको इसके लिए एक अलग वो भी बताऊंगी, ठीक है। एक अलग वीडियो बना दूँगी। अगर आप कमेंट पिन करोगे तो कमेंट में तब बताओगे, पिन कह रही हूँ, कमेंट कर देना, मैं पक्का करवा दूँगी, ठीक है। अब कंक्लूजन आते हैं, क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुका है भाई। तुम लोग बहुत ज़्यादा मतलब मैं नहीं समझ पाती थी भाई जब मैं 10th में थी, तुम लोग बड़ी जल्दी समझ लेते हो, पता है। तो अब आता है हमारा कंक्लूजन। तो हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन, फंडामेंटल स्टडी ऑफ केमिकल, तो ये आपको बेकार है, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना हमें, कोई हम यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे भाई, 10th का दे रहे हैं। अंडरस्टैंड करते हैं, मैं जल्दी जल्दी ना आपको जल्दी जल्दी और ब्रीफली मतलब जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स ना थोड़े थोड़े बता देती हूँ फिर से, ठीक है। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा था कि टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो पहले हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हमारे 2 या मोर सब्सटेंस से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। डिकम्पोजिट रिएक्शन क्या होता है हमारा, जिसमें से हमारे एक सब्सटेंस से ब्रेकडाउन होकर 3 सब्सटेंस बनते हैं, या 3 से ज़्यादा, ये 2 सब्सटेंस बनते हैं, 2 से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करके। अब ब्रेक डाउन भी 3 तरीके के होते हैं, एक थर्मल डिकम्पोजिट रिएक्शन होता है, एक हमारा हीट डिकम्पोजिट रिएक्शन होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है। थर्मल जिसमें हीट यूज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, और फोटोलिटिक जिसमें हमारा लाइट यूज़ होती है। आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एक एलिमेंट जो डिस्प्लेस कर देता है दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है जिसमें आयरन्स क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। और हमारा रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन यानी कि हाइड्रोजन माइनस हो रहा है, और रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन प्लस हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन माइनस हो रही है, ठीक है। अब आता है हमारा एक्स जो हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, उसमें जितने भी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बता दिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थी वो भी बता दी, यानी कि जो हमने बैलेंस केमिकल क्वेश्चन वो भी कर लिया। एक्सपेरिमेंट थे, जितनी भी एक्टिविटी थी हमने डेमोन्स्ट्रेट नहीं की, लेकिन हमने जो एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी थी उनको लर्न कर लिया, ठीक है। तो जितनी मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी ना, वो एक्टिविटी में थी, मैंने इसको ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बताया था, देखा अगर मैंने जितना मैंने आपको स्मॉल में बता दिया, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो और आप इसकी और प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। बाकी अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पक्का लिख देना, मैं आपके पूरे जितने भी कमेंट्स हैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। तो यहाँ आपका टेक केयर लिख देती हूँ मैं, ओके। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और यूं ही मिलते रहेंगे, तब तक के लिए यहाँ बाय बाय।